उद्योग जगत के सबसे चमकते सितारे टाटा ग्रुप जैसे विशाल औद्योगिक साम्राज्य के सर्वेसर्वा रतन टाटा का विश्व उद्योग जगत में भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। वर्तमान परिवेश में टाटा ग्रुप को न केवल स्वदेश बल्कि विदेशों में भी अहम स्थान दिलाने में उनकी भूमिका और नेतृत्व का सराहनीय योगदान रहा है। JRD टाटा जब औद्योगिक विरासत का उत्तरदायित्व रतन टाटा को दे दिया गया, तब उनके समक्ष अपनी योग्यता और उद्योगी समझ को प्रमाणित करने की कठिन चुनौती थी। उन्हें ये प्रमाणित करना था कि वो टाटा समूह के चेयरमैन टाटा परिवार से संबद्ध होने के कारण नहीं, बल्कि अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर बने हैं। टाटा समूह के तत्कालीन प्रभावशाली व्यक्ति रतन टाटा को संदेह और उपहास की दृष्टि से देख रहे थे। उनके आलोचक भी कम सक्रिय नहीं थे, लेकिन रतन टाटा ने कुछ ही वर्षों में अपनी विलक्षण प्रतिभा के कृतित्व से सभी को विस्मित कर दिया। उनकी चेयरमैनशिप में टाटा समूह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इतना ही नहीं, उन्हें भारतीय हेनरी फोर्ड के शीर्षक से भी सम्मानित किया गया। उन्हें भारत की सड़क क्रांति का अग्रदूत कहकर संबोधित किया गया। लखटकिया नैनो इनकी प्रतिभा, लगनशीलता और दूरदर्शिता का अनुपम उदाहरण है। ये भी उल्लेखनीय है कि जिस औद्योगिक विरासत की देखभाल आज रतन टाटा कर रहे हैं, उसे स्थापित, परिमार्जित और परिवर्धित करने में ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा के पूर्ववर्ती JRD टाटा तक इस घराने के सभी युग दृष्टा पुरोधाओं की एक विशिष्ट भूमिका रही है। टाटा ग्रुप को वर्तमान मुकाम तक पहुंचाने में उन अवस्थापनाओं, कार्य परिवेश एवं मानदंडों का भी सशक्त स्थान है जो इन पुरोधाओं ने स्थापित किए थे। अतः टाटा परिवार के उन सभी चमकते सितारों का यहाँ उल्लेख करना समीचीन होगा जिन्होंने इसके संचालन और इसके उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए अनवरत कार्य किया। केवल तभी रतन टाटा के व्यक्तित्व एवं कार्यों का समग्र एवं सही मूल्यांकन संभव है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर पुस्तक के प्रारंभ में उनके बारे में आवश्यक सामग्री प्रस्तुत की गई है। आशा है पुस्तक पाठकों के लिए प्रेरणास्पद एवं लाभदायी सिद्ध होगी। समझा जाता है कि पारसी जाति सैकड़ों वर्ष पूर्व पर्शिया यानी जो वर्तमान में ईरान है, उसमें निवास करती थी। वहीं से ये दुनिया के तमाम देशों में फैली। इसी अनुक्रम में सदियों पूर्व पारसियों का भारत में भी आगमन हुआ। विश्व के कई क्षेत्रों में फैले होने के बावजूद इनकी संख्या काफी कम है। ये लोग विशेषतः अग्नि पूजक माने जाते हैं, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और वायु की भी पूजा करते हैं। पुराने समय में पारसी संप्रदाय में तीरंदाजी, घुड़सवारी सीखने और चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। समय के साथ साथ कई क्षेत्रों में बदलाव अवश्यंभावी था। फिर भी जाति की शुद्धता तथा सुचरित्र के प्रति इनका आग्रह कमोबश अभी तक बरकरार है। अपवादों को छोड़कर ये लोग अन्य जाति और समाज में विवाह संबंध नहीं जोड़ते थे। भले ही नजदीकी रिश्तों में शादियां कर लेते थे ताकि जाति की विशुद्धता को बचाए रखा जा सके। ये वर्जना आज भी काफी हद तक मौजूद है। मानसिक रूप से भी पारसी काफी सुदृढ़ होते हैं और इनका आचरण गरिमामय होता है। ज्ञान, विज्ञान एवं अपने कार्य क्षेत्र में इनका प्रदर्शन आमतौर पर बहुत अच्छा रहता है। भारतीय समाज में पारसियों ने अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाया है। उन्होंने वो सम्मान अर्जित किया है जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। न केवल उद्योग जगत बल्कि समसामयिक सामाजिक गतिविधियों में भी पारसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने के साथ साथ राष्ट्रीय एवं सामाजिक प्रतिबद्धताओं का निर्वहन कुशलता एवं निष्ठा से किया है। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने के बावजूद उन्होंने इसे राजनीतिक आर्थिक लाभ के लिए भुनाया नहीं, बल्कि परिश्रम और लगन से अपने लिए उन्नति के अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया है। ये इनकी एक महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषता भी है। गुजरात के सबसे पुराने कस्बों में एक नवसारी भी है। सदियों पूर्व पारसियों का एक जत्था यहाँ आकर बस गया था। कुछ समय के लिए ये क्षेत्र पारसियों के प्रभाव में भी रहा। बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे अपने अधिकार में कर लिया। देश की स्वतंत्रता के समय सन 1947 में ये क्षेत्र बड़ौदा रियासत के अधीन था। नवसारी पारसियों के एक बड़े तबके का निवास स्थान रहा है। दादा भाई नौरोजी, जो कि अंग्रेजी शासनकाल में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, नवसारी में ही पैदा हुए थे। टाटा घराने के संस्थापक जमशेदजी टाटा के पिता नौशेरवानजी टाटा का निवास स्थान भी नवसारी ही था। जमशेदजी टाटा की जन्मभूमि नवसारी ही है। इनका निवास स्थान आज यहाँ एक स्मारक के रूप में संरक्षित है। जमशेद जी के पिता नौशेरवानजी टाटा पारसी संप्रदाय की उस शाखा से संबंधित थे जो पौरोहित्य के कार्यों में संलग्न थी। कई पीढ़ियों से इनके पूर्वज यही कार्य करते आ रहे थे, अतः समाज के सम्मानित वर्गों में उनकी भी गणना होती थी। बदलते समय के साथ साथ परिवर्तन की सुगबुगाहट सभी समाजों में शुरू हो गई थी। पारसी समुदाय का यह टाटा परिवार भी इससे अछूता न रह पाया। नौशेरवानजी टाटा परिवार के वो प्रथम पुरुष थे जिन्होंने सर्वप्रथम सदियों से चली आ रही परंपरा एवं मूल्यों से चिपके रहने के बजाय आगे बढ़कर कुछ नया करने की सोची। फलतः उन्होंने व्यापार को अपना कर्म क्षेत्र एवं जीविका का साधन बनाने का निर्णय लिया। नवसारी कस्बा उस वक्त काफी पिछड़ा हुआ था, अतः अपने सपने की पूर्ति के लिए उन्होंने बंबई को सर्वथा उपयुक्त पाया और नवसारी छोड़कर वो बंबई कूच कर गए। व्यापार एवं बैंकिंग से उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की। हालांकि ये उनके लिए एक नया और अपरिचित क्षेत्र था, फिर भी धीरे धीरे सधे कदमों से वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। जो जो अनुभव में वृद्धि हुई, उनकी सोच को भी एक नई दिशा मिली और उन्होंने भविष्य हेतु एक ठोस निर्णय ले लिया कि वे अपनी भावी पीढ़ियों को इसी दिशा में अग्रसर करेंगे। उनका इकलौता पुत्र जमशेद उस समय नवसारी में ही था। अपने सपने को व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्होंने उसे भी बंबई बुला लिया ताकि उसकी सही ढंग से परवरिश हो और उचित व्यापारिक परिवेश में अनुभव के साथ साथ वो व्यापारिक कुशलता भी प्राप्त कर सके जो उसका भविष्य संवारने में मददगार सिद्ध हो। युग दृष्टा भारतीय उद्योग जगत के अग्रगण्य पुरुष जमशेद नौशेरवानजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को नवसारी में पारसी पुरोहितों के एक परिवार में हुआ था। उन्हें भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है। वे अपने पिता के एकमात्र पुत्र थे। उनका बचपन नवसारी में ही बीता। जब जमशेद जी 13 वर्ष के थे तो उनके पिता ने बंबई में निर्यात व्यवसाय का शुभारंभ किया। 14 वर्ष की उम्र में उनका बंबई में पदार्पण हुआ। पारसी परंपरा के अनुसार उनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हीराबाई, जो कि 10 वर्ष की थी, उनसे हो गया। नौशेरवानजी अपने पुत्र को उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, अतः 17 वर्ष की उम्र में उनका दाखिला एल्फिंस्टीन कॉलेज में करवा दिया गया। कुछ वर्षों के बाद ग्रीन स्कॉलर यानी स्नातक के समतुल्य के रूप में उनकी कॉलेज शिक्षा संपन्न हुई।
साहित्य एवं पुस्तकों के प्रति उनका वो तत्कालीन लगाव जीवन पर्यंत बना रहा। शिक्षा संपन्न होने के बाद उनके पिता ने उन्हें अपने व्यवसाय में जोड़ लिया तथा उसकी बारीकियों से उनका परिचय कराना शुरू कर दिया। सन 1859 में उनके पिता ने उन्हें एक व्यापारिक यात्रा पर हांगकांग भेजा, जहां उन्होंने अपनी पारिवारिक फर्म की एक शाखा खोलने हेतु कार्य किया तथा अन्य संबंधित कार्यों में व्यस्त रहे। वहां वे सन 1863 तक रहे। औद्योगिक क्षेत्र में पदार्पण। 29 वर्ष की आयु में सन 1868 में 21,000 रुपए की पूंजी से उन्होंने एक वैयक्तिक व्यापारिक फर्म शुरू की। इसके मार्फत जमशेद जी एवं उनके साथियों ने विदेशों में कुछ सैनिक साजो सामान की आपूर्ति का ठेका प्राप्त किया। इसमें लाभ का अंश पर्याप्त मात्रा में था, जिससे उन्हें टेक्सटाइल के क्षेत्र में अपना कार्य शुरू करने हेतु प्रेरणा मिली। अपने कुछ दोस्तों के साथ भागीदारी में उन्होंने वर्ष 1869 में बंबई में एक पुरानी तेल मिल खरीदी और उसे टेक्सटाइल कारखाने में परिवर्तित कर दिया। इसके प्रबंधन का कार्य उन्होंने स्वयं संभाला तथा कुछ ही वर्षों में इसे एक चालू कारखाने में बदल दिया। 2 वर्षों बाद उन्होंने इसे लाभ पर एक कपड़ा व्यवसायी को बेच दिया। उन्होंने इसका नाम एलेक्जेंड्रा कॉटन मिल रखा। सन 1872 में जमशेद जी ने एक बार पुनः इंग्लैंड का रुख किया। इस बार उनका उद्देश्य था वहां के उद्योग का अध्ययन, विशेषकर लंकाशायर स्थित कपड़ा व्यवसाय का अध्ययन। वे भारतीय कपड़ा उद्योग के विकास के इच्छुक थे। उस समय बंबई में लगभग 1 दर्जन कपड़ा मिलें थीं तथा कपड़ा मिलों हेतु ये एक उपयुक्त स्थान समझा जाता था। लेकिन जमशेद जी ने इस सोच के विपरीत मध्य भारत के शहर नागपुर को अपने कारखाने की स्थापना हेतु चुना। इस प्रकार उन्हें उस समय उस क्षेत्र तक स्थापित रेलवे सुविधाओं का भी लाभ मिला। नागपुर शहर का चुनाव करते वक्त उन्होंने 3 मुख्य तथ्यों को सामने रखा: कपास उत्पादन, रेलवे सुविधा तथा ईंधन एवं जलापूर्ति की स्थिति। सन 1874 में 15 लाख रुपए की पूंजी से उन्होंने द सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। इसमें उनकी और उनके साथियों की पूंजी लगी हुई थी। 1 जनवरी 1877 को क्वीन विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित किए जाने पर नागपुर में एम्परस मिल का शुभारंभ हुआ। नागपुर की सूत कपड़ा मिल ने जमशेद जी के लिए एक प्रयोगशाला का काम भी किया। यहाँ उन्होंने इसके विकास की प्रत्येक बारीकी पर ध्यान दिया। प्रौद्योगिकी के नए प्रयोग एवं श्रमिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। तत्कालीन समय के अनुसार सबसे उन्नत अमेरिकी मशीनरी प्रतिस्थापित करके कपड़े की गुणवत्ता में भी सुधार किया। वर्ष 1886 में उन्होंने पेंशन फंड तथा वर्ष 1895 में दुर्घटना क्षतिपूर्ति जैसी नई शुरुआतें की। इस तरह वे अपने प्रतिस्पर्धियों से मीलों मील आगे निकल गए। अपनी इन प्राथमिक सफलताओं से उत्साहित होकर वर्ष 1886 में ही उन्होंने एक कुख्यात बीमार मिल को खरीदने का विचार किया। 47 वर्ष की आयु में इस बीमार मिल को एक स्वस्थ मिल का स्वरूप देने की चुनौती उन्होंने स्वीकार की। यह मिल, जिसे स्वदेशी आंदोलन की तर्ज पर स्वदेशी कॉटन मिल नाम दिया गया था, प्रमुखता भारतीय शेयर होल्डरों द्वारा समर्थित थी। उन्होंने खुशी खुशी इसमें निवेश किया, लेकिन बाद में कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि 2 साल बाद मिल लाभांश तक घोषित न कर पाई। कुछ कारणों तथा अफवाहों से शेयरों के दाम गिर गए। टाटा का नाम दांव पर लगा था।
जब बैंकों ने भी ऋण देने से मनाही कर दी तो जमशेद जी ने पारिवारिक ट्रस्ट से एवं एम्प्रेस मिल के कुछ शेयर बेचकर पूंजी इकट्ठी की और उसे स्वदेशी कॉटन मिल में झोंक दिया। इसका मनोवांछित प्रभाव हुआ और शेयरों के दाम फौरन चढ़ गए। अपने सबसे अच्छे दिमाग तथा दक्ष कर्मचारियों की सेवाएं उन्होंने स्वदेशी कॉटन मिल को उपलब्ध कराई तथा कुछ ही वर्षों में इसे एक उच्च श्रेणी की टेक्सटाइल मिल में रूपांतरित कर दिया। शीघ्र ही इसमें निर्मित कपड़े का निर्यात चीन, कोरिया, जापान तथा मध्य पूर्व के देशों को होने लगा। जब जमशेद जी को महसूस हुआ कि बंबई से कंपनी की चीन तथा जापान शाखाओं को जल परिवहन से भेजे जाने वाले माल के भाड़े के रूप में कंपनी के लाभ का अधिकांश हिस्सा खर्च हो जाता है, तो उन्होंने इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठा लिया। उस समय इस कंपनियों का जमशेद जी ने पन युसेन काइसा नामक जापानी स्टीम नेविगेशन का सस्ते किस्सा प्राप्त हो सके। एकाधिकार प्राप्त कंपनियों ने इसका विरोध किया, परंतु जमशेद जी ने इसका डटकर मुकाबला किया, जिसमें वे विजयी हुए। जून 1896 में इन कंपनियों को उचित एवं प्रतिस्पर्धी स्तर पर अपना भाड़ा घटाने को मजबूर होना पड़ा। जमशेद जी इस बात से पूरी तरह परिचित थे कि औद्योगिक सफलता हेतु औद्योगिक क्रांति एक मूलभूत आवश्यकता है, अतः वे औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित समुन्नत तकनीक तथा पद्धतियों का उपयोग करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उस समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने हेतु रेलवे एवं टेलीग्राफ का संजाल बढ़ाने का कार्य चल रहा था। टाटा ग्रुप ने अपना औद्योगिक साम्राज्य बढ़ाने में इनका सार्थक उपयोग किया। लौह एवं इस्पात उद्योग में प्रवेश। अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही जमशेद जी ने अपने मन में ये सोच लिया था कि भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना वे अवश्य करेंगे। उस समय की परिस्थितियों के मद्देनजर ये सोच ही एक जीवट का काम था। भारत की तत्कालीन अंग्रेज सरकार भी भारत में बड़े उद्योग धंधों के विकास हेतु अनिच्छुक थी, अतः सरकार की नीतियां स्वयं ही राह का रोड़ा थी। लेकिन जमशेद जी अपनी कल्पना को मूर्त रूप देने हेतु अविचल थे। सन 1901 में जमशेद जी ने अपना ध्यान भारतीय इस्पात उद्योग की ओर किया, जो उस समय प्राथमिक अवस्था में था तथा अत्यंत कम मात्रा में इस्पात का उत्पादन होता था। इस कार्य में उन्होंने अंग्रेज एवं अमेरिकी सर्वेक्षी, उनमें मुख्य नाम एक अमेरिकी चार्ल्स पेज पेरिन का है, जिसने लौह भंडार की खोज हेतु भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण हेतु कई वर्ष भारत में बिताए। बाद में कुछ भारतीय सर्वेक्षकों ने भी उनका पूरा साथ दिया। तकनीकी सलाह तथा इस्पात निर्माण प्रक्रिया की जानकारी हेतु उन्होंने यूरोपीय देशों तथा अमेरिका की यात्रा की। वे बड़े पैमाने पर लौह शोधन का कार्य करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस परियोजना पर विस्तृत राशि का निवेश किया। उनकी ये योजना साकार रूप ले पाती इससे पूर्व ही सन 1904 में जर्मनी में जमशेद जी की मृत्यु हो गई। उनकी विरासत को सजाने, संवारने, विकसित करने तथा अधूरे रह गए सपनों को पूरा करने के लिए उनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र दोराब जी एवं छोटे पुत्र रतन, तथा इन दोनों को सहयोग देने हेतु जमशेद जी के चचेरे भाई R.D. टाटा मौजूद थे। अंतिम दिनों में अपने चचेरे भाई R.D. टाटा
पुत्र दौराब तथा अन्य नजदीकी संबंधियों से उन्होंने अपनी ये इच्छा प्रकट की कि वे उनके द्वारा शुरू कराए गए कार्यों को आगे बढ़ाए। यदि ऐसा ना कर सके तो कम से कम अब तक किए गए कार्यों को सुरक्षित रखें। जमशेद जी का इस्पात निर्माण का सपना तब साकार हुआ जब कलकत्ता से 150 मील पश्चिम में साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की वर्ष 1907 में स्थापना हुई। ये स्थान कच्चे माल, कोयला, जलापूर्ति तथा परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त था, अतः कंपनी का तेजी से विकास हुआ। 16 फरवरी 1912 को खुशगवार माहौल में साकची प्लांट से प्रथम इस्पात पिंड का उत्पादन हुआ। आज ये देश की एक प्रमुख इस्पात कंपनी है। जमशेद जी ने अपनी इस्पात नगरी के लिए जो कल्पना की थी, जमशेदपुर साकची के निर्माण में उसे पूरा सम्मान दिया गया। ताजमहल होटल का निर्माण। जमशेद जी ने बंबई में भारत के सर्वोत्तम होटल ताजमहल होटल का निर्माण किया। इसके निर्माण में एक बड़ी धनराशि खर्च हुई। इसके निर्माण के पीछे उनका उद्देश्य था भारत में यात्रियों को आकर्षित कर पर्यटन को बढ़ावा देना। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने स्वयं इस होटल की साज सज्जा का सामान खरीदा। होटल उस समय के यूरोपीय मानकों के अनुरूप सभी सुविधाओं से सुसज्जित था। इसमें एक सोडा एवं बर्फ कारखाना, वॉशिंग एवं पॉलिशिंग मशीन, लॉन्ड्री, एलिवेटर तथा इलेक्ट्रिक जनरेटर सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई। इसका उद्घाटन सन 1903 में हुआ। उस समय ये बंबई का प्रथम भवन था जो बिजली से प्रकाशित था। इसमें अमेरिकी पंखे लगे थे तथा टर्की शैली के बाथरूम बने थे। किचन हेतु अंग्रेजी बटलरों की नियुक्ति की गई थी। कुल मिलाकर होटल में वो सारी सुविधाएं मौजूद थीं जो दुनिया के बेहतरीन जाने माने होटलों में मौजूद थीं। जमशेद जी के जन कल्याणकारी कार्य। जमशेद जी में परोपकार के संस्कार कूट कूट कर भरे थे। इसी हेतु सन 1892 में उन्होंने जीएन टाटा ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए एक फंड की भी स्थापना की। इसके अंतर्गत योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेजना शुरू किया गया। इस योजना के तहत भारत के कई शुरुआती इंजीनियर, सर्जन, फिजिशियन, बैरिस्टर तथा आईसीएस अधिकारी लाभान्वित हुए थे। सन 1898 में उन्होंने अपने 14 भवन तथा एक बड़ी धनराशि तथा 4 भू संपत्तियां पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक रिसर्च की स्थापना हेतु प्रस्तुत की। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की हीला हवाली के कारण उनके जीवन काल में उनका यह सपना पूरा न हो सका, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों ने इसे पूरा कर दिखाया। इस तरह सन 1911 में इस इंस्टीट्यूट की बंगलौर में स्थापना हुई, जो टाटा, भारत सरकार तथा मैसूर सरकार का सम्मिलित सहकार था। शुरू में इसमें केवल 3 बड़े विभाग, जनरल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। बाद में समय समय पर इसमें कई अन्य विभाग जुड़ते चले गए। टाटा स्टील जमशेदपुर की तरह ही इंडियन इंस्टीट्यूट बैंगलोर ने एक ऐसे केंद्र के रूप में कार्य किया जिससे बाद में कई अन्य शाखाओं, सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी बेंगलोर का प्रस्फुटन हुआ। इसमें अन्य संस्थानों की स्थापना एवं विकास में भी अपना योगदान किया। दूरदृष्टि एवं अंतर्ज्ञान संपन्न
जमशेद जी को उनकी दूरदृष्टि, अंतर्ज्ञान तथा नवीन उपायों और कल्पनाओं को आत्मसात एवं उनको लागू करने के लिए भी याद किया जाएगा। वे इसका उपयोग न केवल अपने व्यवसाय को विकसित करने बल्कि देशवासियों का जीवन सुधारने में भी करते थे। नवीनता को उन्होंने एक जीवन शैली का रूप दे दिया था। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बग्घी में रबर टायर सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था। बंबई में वो प्रथम ऑटोमोबाइल चालक थे। उन्होंने आवश्यक कार्यों के लिए उदारता पूर्वक दान दिया। वे उच्च सामाजिक आदर्शों से ओतप्रोत थे। श्रम के क्षेत्र में श्रमिक सुविधाओं एवं उनके कल्याण के लिए उन्होंने नवीन व्यवस्थाएं की तथा नए नियम लागू किए जो तब किसी अन्य की कल्पना में भी नहीं रहे होंगे। विदेशों में तो वे सुधार कई दशकों बाद लागू हुए। कई सुधार तो कई आंदोलनों के बाद ही अस्तित्व में आए। पूरा देश आज भी उनका भरपूर सम्मान करता है और कृतज्ञता से उन्हें याद करता है। 7 जनवरी 1965 को भारतीय डाक एवं तार विभाग ने जमशेद जी के सम्मान में एक डाक टिकट निकाला। ये देश के औद्योगिकरण में उनकी सेवाओं के प्रति देश की कृतज्ञता दर्शाता है। दुराम जी जमशेद जी टाटा के बड़े पुत्र थे, जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत को संभालने तथा उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। इस कार्य में उनके छोटे भाई सर रतन टाटा तथा जमशेद जी के चचेरे भाई रतन दादा भाई टाटा ने पूरा सहयोग दिया। ये उनका आशीर्वाद तथा सुदृढ़ इच्छा शक्ति थी कि जिसने टाटा ग्रुप को हर कठिनाई से उबरने में मदद की और वे अपने पिता के सपनों को साकार करते हुए कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में कामयाब हुए। दोराम जी का जन्म सन 1859 में हुआ तथा प्राथमिक शिक्षा दीक्षा बंबई के प्रोप्राइटरी हाई स्कूल में हुई। तत्पश्चात उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कैम्ब्रिज में गोनविले एंड केएस कॉलेज में दाखिला लिया। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन किया तथा क्रिकेट एवं फुटबॉल में कई पुरस्कार जीते। सन 1879 में दोराम जी भारत लौट आए तथा उन्होंने बंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने बॉम्बे गजट में एक पत्रकार के रूप में अपने कार्य की शुरुआत की। धीरे धीरे उनमें अपने पिता के व्यवसाय के प्रति रुचि उत्पन्न हुई तथा 1884 में वे पैतृक व्यवसाय में प्रविष्ट हुए। उन्हें कॉटन डिवीजन में समायोजित किया गया। जमशेद जी चाहते थे कि उनका पुत्र दौराब उच्च विद्वान तथा सम्मानित डॉक्टर एच.जे. भाभा से मिले, जो अपनी पुत्री मेहरबाई सहित वहां ठहरे थे। जब वे वहां पहुंचे तो भाभा की पुत्री मेहर से भी उनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात आगे चलकर दोनों की शादी में तब्दील हो गई। सन 1897 में संपन्न इस विवाह के समय दोराब जी की उम्र 38 वर्ष थी, जबकि मेहरबाई की मात्र 18 वर्ष। दोराब जी में टाटा परिवार के वे सभी गुण थे जिनके लिए उनका परिवार जाना जाता है। ये गुण है अग्रगण्यता, नेतृत्व तथा उद्देश्य की प्राप्ति। ये उनकी सोच और दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि उन्होंने अपने पिता के वे सारे सपने साकार किए जिन्हें जमशेद जी अपने जीते जी पूरा न कर सके थे। अपने निकट संबंधी आर.डी. टाटा की सहायता से सर्वप्रथम उन्होंने उन परियोजनाओं पर ध्यान दिया जो उनके पिता ने शुरू की थी। इनमें सर्वप्रथम था एक आधुनिक लौह एवं इस्पात उद्योग का संस्थापन। इसी का परिणाम है टाटा स्टील। इसके साथ ही अपने बढ़े हुए मनोबल के साथ उन्होंने उद्योगों को विद्युत आपूर्ति हेतु टाटा पावर की स्थापना की। ये दोनों आज टाटा उद्योग समूह के अभिन्न अंग हैं।
अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए उन्होंने एक प्रेरक शक्ति के रूप में कच्चे लोहे की खोज में लगे वैज्ञानिकों तथा खोजकर्ताओं के साथ खनिज क्षेत्रों की भी यात्राएं की। दोराब जी के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का अनुपम विस्तार हुआ। जमशेद जी के जमाने के मात्र 3 कपड़ा कारखानों तथा ताज होटल के आगे इसका विस्तार तेजी से तथा विविध क्षेत्रों में हुआ। शीघ्र ही इसके पास एक वैयक्तिक क्षेत्र में सबसे बड़ी इस्पात कंपनी के अलावा आगामी वर्षों में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनियां, विशाल खाद्य तेल तथा साबुन कारखाना, 2 सीमेंट कारखानों का प्रबंधन